साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, हम ग्रुप डी के फाइनल रिवीजन की ओर जाएंगे, जिसमें हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉप 1000 प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इसकी प्यारे साथियों 50 वीडियो पड़ेगी, 20-20 के सेट में रहेगी, तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले सतह पर 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो किरण माध्यम में कितने के कोण पर अपवर्तित होगी, कितने अंश के कोण पर अपवर्तित होगी। चलिए इसको देखते हैं। देखिए अपवर्तनांक दे रखा है, इसका मतलब n का मान कितना है, √2 है, ठीक है। वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 अंश के कोण पर आपतित होता है, यानी आपतन कोण दे रखा है। तो हमको कह रखा है कि आपतन कोण मतलब कोण I का मान दे रखा है 45 अंश, ठीक है ना। और कह रहा है कि किरण माध्यम में किसके कोण पर अपवर्तित होगी। अपवर्तित कोण मतलब आपतन कोण हमसे पूछ रहा है, अपवर्तन कोण पूछ रहा है R, ठीक है ना। तो हम स्नेल के नियम से जानते हैं n बराबर क्या होता है, साइन I अपान साइन R होता है ना प्यारे दोस्तों, साइन I अपान साइन R होता है। तो अगर यहाँ पे हम n का मान रख देंगे √2, साइन I का मान रखेंगे तो साइन I का मान कितना हमारा 45 अंश, तो यहाँ पे 45 रख देंगे, अपान कितना कर देंगे साइन R। हमको R का ही क्या करना है, मान बताना है, ठीक है ना। R साइन R इधर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, √2 साइन R बराबर साइन 45, साइन 45 अंश, साइन कितना अंश हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। आपको पता है कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है आपका 1/√2, कितना होता है 1/√2 होता है। साइन अगर R का मान निकालेंगे तो √2 से क्या हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा साइन R बराबर √2 का √2 में गुणा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। इसका मतलब R का मान कितना हमारा आ गया, 30 अंश आ गया। कितना आ गया R का मान, 30 अंश। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितने कूलाम है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम दे रखा है 3 मिनट, कितना दे रखा है 3 मिनट। और आप सवाल जब भी लगाते हैं तो मिनट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में, यानी 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो इसमें हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा आ जाएगा 180 सेकंड। कितना आ जाएगा, 180 सेकंड आ जाएगा। और धारा कितनी बह रही है, तो धारा हमारी बह रही है 0.8 एम्पियर बह रही ना। और किसका मान हमको बताना है, आवेश का मान बताना है। तो I बराबर हमने पढ़ा था क्या था, कि I बराबर होता है Q अपान T। और अगर हम Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I का मान रख देंगे 0.8 और T का मान कितना है 180, ठीक है ना। गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 18 कितना हो जाएगा 144, और ये 10 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 144। तो सही उत्तर क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का और आवेश का। तो आपको पता है कि वोल्ट बटे एम्पियर किसका मात्रक होता है, आपका प्रतिरोध का होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बी बराबर आई इंटू आर, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, बी बराबर क्या पढ़ा होगा, आई इंटू आर पढ़ा होगा। अगर यहां से आप आर का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी अपान आई, क्या हो जाएगा बी अपान आई। बी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट हो जाएगा। और धारा का मात्रक क्या आपका हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा धारा का मात्रक याद रखिए क्या होता है, एम्पियर होता है। कार्य का मात्रक पूछे तो क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक याद रखिए क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कूलाम होता है। आगे है कि जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमानों पर और क्वथनांक बिंदु पर। देखिए जो जल का वाष्पीकरण होता है क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो जल का
वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तापमान पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जल का ताप वाष्पीकरण भी तेजी से होगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जल का वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये समस्त तापों पर क्या होता है? पॉसिबल होता है। तो जो जल का वाष्पीकरण होता है इस समस्त तापमानों पर होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ऑप्शन है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि प्यारे साथियों होता है अनुदैर्ध्य, क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है ना। और प्रकाश जो आपका होता है ये आपका होता है अनुप्रस्थ, क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, कि ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है ना। अगला है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में किसके आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के किसके कारण होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों कि जो हमारा आकाश का नीला रंग होता है किसके कारण होता है? प्रकिरण के कारण होता है। किसके कारण? तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकिरण के कारण होता है। और वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जिसमें हमारा छोटे और प्रकीर्णन होंगे वही हमारा क्या होगा? सही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि जो स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अगर हम अंतरिक्ष स्टेशन से आकाश को देखेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा? सफेद, आसमानी, काला और लाल। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? काला। अंतरिक्ष स्टेशन से जो है अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? डार्क, मतलब काले, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? आयन क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव हो, धनायन हो, और एक क्या हो आपका? ऋणायन हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है? KBr। तो KBr का मतलब होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है? इसमें आपका K क्या होता है प्यारे साथियों? K पॉजिटिव होता है, और ब्रोमीन क्या होता है? निगेटिव होता है। उसी प्रकार से अगर आपका सोडियम Br देखोगे, सोडियम Br मतलब सोडियम ब्रोमाइड, तो इसमें क्या देखोगे आप? सोडियम प्लस का होता है, और ब्रोमीन क्या होता है? माइनस का होता है। उस प्रकार से NaCl मतलब नमक को आप देखोगे तो नमक में भी आप पाओगे कि सोडियम जो होता है प्लस का होता है, क्लोरीन क्या होता है? माइनस का होता है। तो किसमें आयन नहीं होता? मेथेन में जो है आयन नहीं होता। CH4 जो होता है मेथेन में आपका आयन नहीं होता है। अगला है कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। तो देखिए, जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन हो, तो आपको पता है कि एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल का होता है बांड OH, एल्डिहाइड का बांड CHO क्रियात्मक समूह, कीटोन का क्या होता है? CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का बांड COOH होता है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जिनमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु हो, तो एल्कोहल में एक है तो ये तो होगा नहीं, एल्डिहाइड में भी देखो एक ऑक्सीजन है, होगा नहीं, कीटोन में भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप देखें हैं क्या है? दो है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, जो क्या है? एक हमारा जैविक अम्ल है। क्या है? एक हमारा जैविक अम्ल है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा H2SO4, H2SO4 याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि Na2SO4 एक्वा प्लस BaCl गिव्स BaCO4 प्लस NaCl
दी गई अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बिलियन में है? कौन सा उत्पाद क्या है? बिलियन में है। तो देखिए आपने जब रिएक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे आपको एस दिखाई पड़ता है, एल दिखाई पड़ता है, जी दिखाई पड़ता है और ए क्यू दिखाई पड़ता है, ठीक ना, ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जहां पे आपको यस दिखाई पड़े, एस का मतलब वो ठोस अवस्था में है, सॉलिड में है, ठीक है ना। एल दिखाई पड़े मतलब किस अवस्था में है? वो द्रव की अवस्था में है। जी दिखाई पड़े मतलब गैस की अवस्था में है। और ए क्यू का मतलब होता है एक्वा बिलियन, एक्वा का मतलब होता है जलीय बिलियन। क्या हो जाएगा? जलीय बिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्पाद में कौन सा उत्पाद बिलियन में रहता है? तो यहाँ पे दो उत्पाद है, BaSO4 है, यहाँ पे यस लिखा मतलब ये किस अवस्था में आपका है? ठोस अवस्था में है। लेकिन प्लस NaCl है, तो NaCl क्या लिखा है? एक्वा, मतलब ये किस अवस्था में है? जलीय बिलियन के रूप में है। तो पूछ रहा है कौन सा उत्पाद बिलियन में है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि कौन सा उत्पाद ठोस में है, तो हमारा कौन सही उत्तर होता? BaSO4 सही होता, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO प्लस जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ। जल का मतलब H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद बनता है? तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड माने चूने की क्रिया जल से कराते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे जो हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसे हम? बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बुझा चूना। कौन सा उत्पाद बनेगा? बुझा चूना बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आगे है कि सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है? यानी जब सोडियम धातु होती है, सोडियम मतलब Na, सोडियम जब जल के साथ माने H2O अपक्रिया करती है तो करने पर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, कोई अपक्रिया नहीं होती, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन तो बन नहीं सकती, तो ऑप्शन तो डी हमारा वैसे ही गलत हो गया। रिएक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे ए भी गलत हो गया। केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, ये चीज गलत है। जब ये रिएक्शन होता है प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे आपका बनता है NaOH प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जब सोडियम धातु की जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, ठीक है ना। अगला है कि माइट्रोकांडिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं पाइरूवेट विघटन के दौरान? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, कितने बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, इरेनेकाइमा, पेरेनेकाइमा, कुलेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्लेरेनेकाइमा, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट RNA होता है, प्रत्येक हार्मोन्स के लिए विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो सही उत्तर इसमें है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है। अगला है कि अनुवांशिकी गुणों के वाहक कौन होते हैं? DNA, परागकण, बीजाणु और RNA। बहुत ही आसान सवाल है, कौन होता है आपका? DNA होता है जो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अगला है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण माने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ऑप्शन है अरस्तु, लिनियस, व्हिटेकर और डार्विन। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? व्हिटेकर। कौन हो जाएगा आपका? नहीं, जीव जगत का 5 वर्गों में 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने
दिया था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जो है क्या किया था, 5 वर्गों में वर्गीकरण बताया था, ठीक ना, पूरे किंगडम का। अगला है कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन है पक्षी और मत्स्य, पक्षी और कुछ सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, मत्स्य और स्तनधारी। तो निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी, ठीक है ना, ये होते हैं आपके। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण द्वारा क्या बनता है। मांसपेशियों में जो ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण द्वारा क्या बनता है, साइट्रिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, एसीटो एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसका अगला भाग जल्दी आने वाला है, तो वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।